अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप उन तमाम लोगों का जो रेगुलर मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं और मेरी ऑडियोज़ को सुना करते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और बहुत ही हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं। और इनमें से जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस सुमेरा ने भेजी है। ये बताती हैं कि जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो मेरे जो मार्क्स थे वो बड़े अच्छे मार्क्स थे और हमारे जो घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, वो चाहते थे कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क जाऊं। हालांकि सच्ची बात यह है कि मेरा किसी भी किस्म का इस तरह का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया या वो चाहने लगे कि मैं बैरून मुल्क जाऊं और वहाँ जाके अच्छी या मेयारी तालीम हासिल करूं, तो मैंने उनके मशवरे के मुताबिक ऑकलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अप्लाई किया। नॉर्मली ऑकलैंड के अंदर इतनी आसानी से आपको एडमिशन नहीं मिला करता और अगर मिल भी जाए तो वहाँ की जो फीस हुआ करती है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती है। खैर बहरहाल, जब उन्होंने मुझे कहा और मैंने अप्लाई किया तो इत्तफाक से मेरा जो एडमिशन था वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। अब ये जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे जो हॉस्टल था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था या वहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह मौजूद नहीं थी। शुरू में तो मैंने एक लड़की के साथ जैसे तैसे एडजस्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने मुख्तलिफ हॉस्टल्स का जायज़ा लेना शुरू किया, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना अच्छी बात थी, लेकिन हॉस्टल का ना होना एक अजीब सी बात थी। काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे यूनिवर्सिटी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल का पता चला। इस हॉस्टल की अच्छी बात ये थी कि ये मुकम्मल तौर पे फीमेल्स के लिए था और इस हॉस्टल में इतना ज़्यादा रश नहीं था। तकरीबन 14 या 15 लड़कियां थीं जो इस हॉस्टल के अंदर मौजूद थीं। खैर, मैंने वहाँ पे जाके जो भी लेन देन था या जो पैसों के मामलात थे वो तय किए और तय करने के बाद मैं वहाँ पे जाने की तैयारी करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उस हॉस्टल में जाने के लिए तैयारी कर रही थी तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेरी एक इंडियन दोस्त बनी थी, उसने मुझे कहा था कि ये जो हॉस्टल है ये बड़ा हॉन्टेड हॉस्टल है और इस हॉस्टल के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं जो मशहूर हैं। मेरा तुम्हें मशवरा है कि बजाय इसके कि तुम इस हॉस्टल में जाओ, किसी दूसरे हॉस्टल में ट्राई करो। अब वैसे ही मेरे पास, क्योंकि मैं नई नई गई थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं मेंटली डिस्टर्ब थी। और फिर आपको पता है कि जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एक होम सिकनेस होती है। मुझे अपने घर वाले, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। मैंने उस लड़की की बात को इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद ये जो हॉस्टल था वहाँ पे अपना सामान लेके शिफ्ट हो गई। अब जब मैं उस हॉस्टल के अंदर गई थी तो जाहिर सी बात है, आप नई जगह जाते हैं तो लोगों को समझने में, उनसे बात करने में थोड़ा सा टाइम लगा करता है। मैंने जाते ही पहले वीक ऑब्जर्व किया कि ये जो हॉस्टल है बड़ा पुरस्कार सा हॉस्टल है और यहाँ पे रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आया करती हैं। अब उस ऑकलैंड के अंदर
उस पढ़े लिखे माशरे में अगर आप इस तरह की बातें करें तो नॉर्मली लोग आपका मजाक उड़ाया करते हैं। खैर, मैंने वहाँ पे जाके रिहाइश इख्तियार की और मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ मौजूद हैं सारी की सारी लॉन्ग वीकेंड पे यानी कि हफ्ते की रात में निकल जाती हैं और 1 या 2 दिन के बाद यानी इतवार की रात को वापस आया करती हैं। अब क्योंकि शुरू में मेरी उनसे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो मुझे नहीं पता था ये लोग कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या घूमने जाते हैं या अपने अपने घरों में वापस चले जाया करते हैं। खैर, एक आध हफ्ता तो ऐसे ही गुजरा। उसके बाद जब दूसरा या तीसरा हफ्ता शुरू हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि फ्राइडे की रात थी और रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। मैंने अपने बालों में तेल लगाया हुआ था। मेरी एक अजीब सी आदत थी कि जब भी मैं अपने बालों में तेल लगाया करती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि एक दिन के अंदर अंदर जाके नहा लूं ताकि मैं मेंटली रिलैक्स हो सकूं। तो वैसे ही रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था और हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थीं सारी की सारी बाहर निकली हुई थीं। हाँ, जो सिक्योरिटी गार्ड था वो गेट के बाहर की तरफ मौजूद था। ये बताती है कि जैसे ही मैं हॉस्टल के अंदर जो वॉशरूम मौजूद था, जो कि एक इज्तिमाई वॉशरूम था, वहाँ पे छोटे छोटे से बाथ केबिन या बाथ टब लगे हुए थे। तो जैसे ही मैं उस वॉशरूम के अंदर एंटर हुई तो मुझे एंटर होते ही ऐसा महसूस हुआ कि ये जो हमारे कमरे हैं, इन कमरों के बाहर जो कॉरिडोर वाला एरिया है वहाँ पे शायद कोई वॉक कर रहा है या भारी भारी कदमों की आवाज़ आ रही है। खैर, मैंने सोचा कि हो सकता है चौकीदार हो और वो जायजा ले रहा हो या चक्कर लगा रहा हो। खैर, मैं वॉशरूम के अंदर गई और अंदर जाने के बाद जैसे ही मैंने कपड़े उतारे तो ये जो बाहर की तरफ से चलने की या वॉक करने की आवाज आ रही थी, ये एकदम से ऐसा लगा कि जैसे बढ़ चुकी है। पहला इंप्रेशन यही था कि शायद ये जो हॉस्टल की दूसरी लड़कियां हैं ये जहां भी गई हुई थी वहां से वापस आ चुकी हैं। खैर, मैंने शावर ऑन किया और उसके बाद अपने बालों पे शैम्पू लगाने लगी। मेरी आंखें मुकम्मल तौर पे बंद थीं और शावर ऑन करने के कुछ देर के बाद जब मैंने उसको बंद किया तो मैं अपने सर के ऊपर शैम्पू लगा रही थी कि इसी दौरानिये में मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो चुका है और जो भी मेरे पीछे आके खड़ा हो चुका है वो ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब एक तो मेरे बालों पे शैम्पू लगा हुआ था, किसी भी तरह मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं आंखें खोलूं और आंखें खोलने के बाद पलट के देख सकूं। एक अजीब सी कश्मकश थी जो मुझ पे तारी थी। मैं शदीद खौफ का शिकार थी और मेरे जहन में यह भी चल रहा था कि शायद हमारे हॉस्टल की ही कोई लड़की है जो मेरे अलावा नहाने के लिए अंदर आ गई है। अब क्योंकि ये जॉइंट वॉशरूम था या जॉइंट बाथ एरिया था तो यहाँ पे ये बड़ा नॉर्मल था कि जितनी भी लड़कियां हैं वो एक साथ वॉशरूम के अंदर या वॉश एरिया के अंदर आ जाया करती थीं। खैर, जैसे तैसे अंदाजे से मैंने जो शावर था उसको ऑन किया और शावर ऑन करने के बाद जब पानी मेरी आंखों पे या मेरे बालों पे गिरना शुरू हुआ और जैसे तैसे हिम्मत करके जब मैंने आंखें खोली तो ये देख के मेरी जान निकल गई। मेरा दिल मेरे हलक में आ गया। मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिसने ब्लैक कलर का स्कर्ट पहना हुआ है। उसकी शक्ल पे बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं और उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं।
इसके साथ साथ उसके जो दांत हैं, उन दांतों से या उसके होठों से खून रस रहा है। उसके जो कपड़े थे या उसके जो बाल थे वो मुकम्मल तौर पे गर्द आलूद थे। मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो शक्ल थी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। और जैसे ही मैंने उस लड़की को अपने सामने देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा आखिरी टाइम आ चुका है और अब मैं नहीं बच सकूंगी। बहरहाल पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि मैं जैसे तैसे करके वॉशरूम से इसी हालत में भागती हुई बाहर की तरफ आई। और जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि मेरे हॉस्टल की जो 2 लड़कियां हैं वो रूम के अंदर एंटर हो रही हैं। उन 2 लड़कियों को देख के मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा। वो भी फौरन से मुझे परेशान देख के आगे बढ़ी और वो भी हैरान थी कि मैं इस हालत में भला बाहर कैसे आ सकती हूँ। खैर मैं रोती हुई उनके साथ उनके कमरे के अंदर एंटर हो गई और अंदर जाने के बाद रोते रोते जैसे तैसे जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सारा का सारा वाकया मैंने इन दोनों को बयान कर दिया। वो दोनों जो लड़कियां थीं वो भी दीगर ममालिक से यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हुई थीं। उन दोनों लड़कियों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि ये जो हॉस्टल है ये बहुत अरसे से हॉन्टेड हॉस्टल है और अक्सर लोगों ने यहाँ पे इसी तरह की लड़की को घूमते हुए, वॉक करते हुए या ख़ास तौर पे पीछे के एरिया में देखा है। ये बताती है कि जैसे तैसे ये जो रात थी मैंने उसी हॉस्टल के अंदर गुजारी और इस रात के अंदर अंदर ही मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था। खैर जैसे ही सुबह हुई और सुबह होते ही सबसे पहले जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ जाके वहाँ के जो प्रिंसिपल थे या जो भी डीन थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी भी सूरत में कोई रूम अरेंज करके दें और अल्लाह का शुक्र है मेरे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने बहरहाल एक रूम का इंतज़ाम कर दिया। मैंने फ़ौरन से अपना जो भी सामान था उस हॉस्टल से निकाला और वो सारा का सारा सामान लेने के बाद मैं इस हॉस्टल के अंदर आ गई। यहाँ पे आने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ ना इस तरह के वाक़यात पेश आए, ना ही वो जो औरत थी या वो जो भी चुड़ैल थी मुझे उसके बाद नजर आई। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये स्टोरी हमें मिस्टर साइम ने भेजी है। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे लाहौर से है। ये बताते हैं कि जब मैं 9th क्लास में या मैट्रिक क्लास में पढ़ा करता था तो उधर ही उसी स्कूल के अंदर एक और लड़की थी जो मेरे साथ साथ पढ़ने के लिए आया करती थी। खैर शुरू शुरू में तो मेरा उससे कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था, न कोई इस तरह का ताल्लुक था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी उससे बातचीत बढ़ती चली जा रही थी। तो एक अजीब सी बात थी कि मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जा रहा था। हालांकि वो जो लड़की थी वो मुझे भाई कहा करती थी, लेकिन एक अजीब सी कशिश थी जो उसके अंदर मौजूद थी। खैर जब मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हुए तो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद आपको पता है कि फिर हम लोग 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए फ्री हुआ करते हैं। तो जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं उसको बता दूंगा कि मैं उसको पसंद करने लगा हूँ। हालांकि मुझे पता था ये एक अजीब सी बात है और ये मेरे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस बनेगी, लेकिन फिर भी मैंने उसको मौका पाके उससे इजहार मोहब्बत कर दिया। बस वो मेरी समझ लें उससे आखिरी मुलाकात थी। उसने उसी दिन उसी वक्त मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने भाई की तरह समझती हूँ और मुझे अफसोस है कि तुमने इस रिलेशन को भी ख़राब किया।
अब उसकी ये बात सुनने के बाद मुझे शर्मिंदगी भी बहुत थी और मुझे अफसोस था कि मैं जिसको पसंद किया करता था उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। खैर किस्सा मुख्तसर, मैट्रिक के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गया और ये जो उसके बगैर दिन गुजर रहे थे, या उसके बगैर का जो टाइम था, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था और मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना, एक एक घंटा गुजारना बड़ा ही मुश्किल था। मैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश किया करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो ख्यालात थे वो मेरे जहन से नहीं निकल पाते थे। खैर अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए या अपने दिमाग को बांटने के लिए मैंने ये फैसला किया कि मेरी जो खालाएं, जो कि पंजाब के एक गांव में रहा करती हैं, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए उनके पास चला जाता हूं, क्योंकि मेरी जो खालाएं वो काफ़ी अरसे से मुझे कहा करती थी कि कभी हमारे घर में भी रुकने के लिए आया करो। मेरे खालू का इंतकाल हो चुका था, खाला के ना बच्चे थे ना उनका कोई रिश्तेदार था और वो मुकम्मल तौर पे बेड पे मौजूद थी। हाँ, एक दो नौकर थे जो उनके घर में उनका काम करने के लिए या उनकी खिदमत करने के लिए आया करते थे। बहरहाल जब मैं खाला के घर में उनके गांव में पहुंचा तो मुझे देख के जो मेरी खाला थी वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। वो मुझे बहुत सी दुआएं दिया करती थी और अब वो चाहती थी कि मैं उनके साथ उनका बेटा बन के हमेशा के लिए रहा करूं। खैर क्योंकि खाला भी माँ की तरह हुआ करती है तो मैं भी उनसे माँ की तरह मोहब्बत किया करता था। खाला के घर में रहते हुए मुझे 10 या 15 दिन गुजर चुके थे और सब कुछ मुकम्मल तौर पे नॉर्मल था। मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह 6, साढ़े 6 बजे उठता और उठने के बाद सामने जो खेत थे उन खेतों में चला जाता और शाम के तकरीबन 3-4 बजे तक वापस आया करता। लेकिन एक दफ़ा इत्तफाक से ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे चाहने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 11, साढ़े 11 बज चुके थे। सर्दियों के दिन चल रहे थे और आमतौर पे गांव के अंदर लोग जो थे वो 8 बजे या 9 बजे तक सो जाया करते थे। खैर जब काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं छत पे चला जाता हूँ, कुछ देर छत पे आके बैठ जाता हूँ और वहाँ जाके सिगरेट वगैरह पी लूँगा या थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज़ कर लूँगा। खैर जब मैं छत के ऊपर पहुँचा तो वहाँ पे बैठे बैठे मुझे तकरीबन 15 या 20 मिनट गुजरे थे तो मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जो स्टेयर्स हैं, यानी कि जिन स्टेयर्स से होता हुआ मैं ऊपर आया हूँ, वहाँ पे कोई मुसलसल मौजूद है या उस तरफ से मुझे किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज़ आ रही है। अब मुझे अच्छी तरह पता था मेरी खाला बीमार हैं, वो मुकम्मल तौर पे बेड पे हैं और वो दीन के बहुत करीब हैं। किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि जो मेरी खालाएं वो गाना गाएं या इस तरह की एक्टिविटी करें। कुछ देर तक मैं ऑब्जर्व करता रहा और उसके बाद भी जब मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन है जो स्टेयर्स के पास या स्टेयर्स पे मौजूद है, तो मैं खड़ा हुआ और सिगरेट पीते पीते मैं स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे मैं स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा था मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता करके खौफ तारी होता चला जा रहा था। खैर जैसे ही मैं स्टेयर्स के सामने आया और मैंने इस स्टेयर्स की तरफ देखा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि एक औरत है जो सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई है और वो मुकम्मल तौर पे बेलिबास है। उसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के दरमियान है
और उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं और उन बालों के बीच में जो मांग मौजूद हुआ करती है उस मांग के अंदर सिंदूर लगा हुआ है। उसकी जो आंखें थी वो इस अंधेरे में भी मुकम्मल तौर पे लाल बल्ब की तरह या अंगारों की तरह चमक रही थी। एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी और मैं मुकम्मल तौर पे सकते की सी हालत में था और सोच रहा था कि मेरी खाला के घर के अंदर, वो भी स्टेयर्स के ऊपर, इतनी रात में इस हालत में ये औरत आखिर क्या कर रही है। इससे पहले कि मैं वहां से हिलता, उस औरत ने देखते ही देखते हवा के अंदर लेविटेट करना शुरू किया और जैसे ही लेविटेट करते करते वो मेरे करीब आने लगी तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं बहुत बुरी तरह चीखा और उसके बाद बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 या 11 बजे का टाइम था। गांव की कुछ औरतें, मेरी खाला और एक दो मर्द मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे और जो मेरी खाला थी वो मुसलसल मुझ पे दम दुरूद कर रही थीं। खैर, जैसे ही मुझे होश आया तो सबके जो चेहरे थे वो खुशी से खिल उठे। सबसे पहले जो मेरी खाला थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतनी रात में छत पे गए थे, और ना सिर्फ छत पे गए थे बल्कि बहुत बुरी तरह चीखे थे। यह सुनने के बाद जो मेरी खाला थी उनको मैंने सारा का सारा वाकया बताया तो कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि रात के औकात में, खास तौर पे मगरिब की अजान के वक्त, कोशिश किया करो कि छत के ऊपर ये स्टेयर्स की तरफ ना जाओ। ये बताते हैं कि सुनने के बाद मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि वाकई में जो मेरी खाला थी उन्होंने मुझे मना किया था कि मगरिब के टाइम या मगरिब के बाद छत की तरफ या स्टेयर्स की तरफ नहीं जाना। खैर, जैसे तैसे एक दो दिन मैंने मजीद खाला के घर गुजारे और उसके बाद वापस अपने शहर, अपने लाहौर आ गया। जब मैं वापस लाहौर आया और मैंने अपनी वालदा को यह सारा का सारा वाकया बताया तो मेरी वालदा ने एडमिट किया कि हमारी खाला के घर में एक बदरू रहा करती है और ये इनके घर में उस वक्त से मौजूद है जब से ये घर तामीर हुआ है। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।